Hello students, I am Ahad Hussain, your chemistry teacher. Hope you are very well. So this is your third lecture of S block for class 11th. In last lecture, we have seen when second group of metal oxide react with acid to form salt plus water. And in that lecture, we have also seen the concept of amphoteric oxide. So we have 6 amphoteric oxides which you have to learn, that SN, PB, ZN, AL, CU, BE. ठीक है, टिन, लेड, जिंक, एल्युमिनियम, कॉपर, बेरिलियम, ये आपके सारे हमारे एलिमेंट्स के 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है ना, इसको हमने न्यूमोनिक्स भी दिया था, अगर याद करने के लिए, सुनो रेड जिन सालिया क्यों बेईमानी करती हो, तो इस तरीके का कुछ हमने न्यूमोनिक्स भी बना के दिया था। तो अगर ये ग्रुप आप याद कर लेते हैं एक कि यही 6 एलिमेंट आपका क्या बनाएंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाएंगे, तो आपके लिए आगे बहुत हेल्पफुल रहेगा। नहीं याद होता है तो लीव इट, आप बस ये देख लीजिएगा कि बेरिलियम जो होता है सेकंड ग्रुप का, वो क्या होता है, वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट जब होता है तो BeO क्या होता है, वो एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक का मतलब वो एसिड से भी रिएक्ट करता है और बेस से भी करता है। देखिए यहाँ पे हमने जब आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, तो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं जनरली, सेकंड ग्रुप के एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट देंगे प्लस वाटर देंगे। ये क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बेस होता है, तो बेस एसिड के साथ ही रिएक्ट करेगा ना। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो एसिड होते हैं। तो बेस प्लस एसिड साल्ट प्लस वाटर देता है, हम लोग 10 से पढ़ते चले आए हैं। तो सारे के सारे एलिमेंट ग्रुप 2 के जो है सिर्फ और सिर्फ बेरिलियम को छोड़ करके वो क्या करते हैं, एसिड से रिएक्ट करके साल्ट प्लस वाटर देते हैं। बेसिकली मैग्नीशियम जो बेरिलियम ऑक्साइड है उसको हम लोग अलग से पढ़ लेते हैं क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी करेगा। इसको चाहते हैं हम तो ऊपर वाली रिएक्शन में लिख देते हैं, BeO प्लस HCl गिव्स अस BeCl2 प्लस H2। लेकिन ये क्या है ना, थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है और बेस से भी कर रहा है, इसलिए इसको हमने अलग से बताया कि BeO HCl से रिएक्ट करके BeCl2 प्लस वाटर तो देगा, लेकिन ये बेस की तरह भी काम, एसिड की तरह भी काम कर सकता है। तो BeO NaOH क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये एसिड की तरह काम करेगा तो बेस से रिएक्ट करेगा और Na2 BeO2 प्लस H2 देगा। और हमने इस तरीके का क्या कंपाउंड यहाँ पे दिखाया था कि सारे के सारे जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो इसी तरह का लगभग कंपाउंड देते हैं सिवाय एल्युमिनियम के, क्योंकि सबकी वैलेंसी 2 होती है इसमें। सुनो रेड जिन सालिया क्यों बेईमानी करती है वो, इसमें हमने दिखाया कि सभी की वैलेंसी 2 होती है एक्सेप्ट एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का प्रोडक्ट थोड़ा सा यहाँ पे बदल जाता है। देखिए Na2SNO2, Na2PbO2, फिर क्या दिखाया हमने, NaAlO2, ठीक है, और Na2CuO2, Na2BeO2, ये सारे क्या है, एक सिमिलर प्रॉपर्टीज़, मतलब सिमिलर तरह के कंपाउंड बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ भी इस तरीके का बना है Na2BeO2। तो ये कंपाउंड अगर याद हो जाए आपको सारे हम एक पैटर्न में तो बहुत अच्छा है बच्चों अभी के लिए। ठीक है, नहीं याद होता है तो लीव इट एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज टू बी स्टडी टुडे। चलिए, रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड विथ हाइड्रोजन H2O। अब हम ऑक्साइड, मेटल के ऑक्साइड, मेटल के परऑक्साइड और मेटल के सुपर ऑक्साइड की रिएक्शन किससे देखेंगे, वाटर के साथ देखेंगे। ऑक्साइड क्या होता है बच्चों, हमने बताया था, जो ग्रुप 1 के एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन को तो छोड़ दीजिए, उसको अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। जो मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है, फ्रेंसियम को भी छोड़ दीजिए। तो लिथियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, Li2O। सोडियम क्या बनाता है, ये तो ऑक्साइड हो गया। सोडियम क्या बनाता है, Na2O2, ये परऑक्साइड हो गया। बाकी पोटेशियम क्या बनाता है, KO2, रुबिडियम क्या बनाता है, RbO2, और सीजियम क्या बनाता है, CSO2। ठीक है, तो हमने बताया था कि ये ऑक्साइड होता है, ये परऑक्साइड होता है और ये तीनों क्या होते हैं, सुपर ऑक्साइड होते हैं। अच्छा, ऑक्साइड क्यों है, क्योंकि इसमें आप जब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो -2 निकलेगा। ओके, ऑक्सीजन जैसे Li पे ग्रुप 1 के एलिमेंट में हमेशा +1 होता है, तो 2 + 1 मिल करके +2 हुआ, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए, -2 चाहिए, तो यहाँ -2 चार्ज है। अच्छा, 1 पे +1 होता है तो 2 पे +2 हुआ, और 2 + 2 को न्यूट्रलाइज कराने के लिए -2 चाहिए, तो -2 दोनों को मिला करके हुआ ना ऑक्सीजन, यानी एक ऑक्सीजन का कितना हो गया, चार्ज -1 हो गया। पोटेशियम जो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, तो पोटेशियम पे चार्ज कितना है, +1, तो ऑक्सीजन पे भी कितना होना पड़ेगा, दोनों को मिला करके 1। अब दोनों पे -1 है तो एक पे कितना आया, -1/2 ना, ठीक है। तो यानी सुपर ऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन पे कितना होता है, ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। अगर ये नहीं समझ में आया बच्चों तो इसका रिडॉक्स रिएक्शन जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए एकदम आसान हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या देखेंगे, रिएक्शंस ऑफ मेटल ऑक्साइड,
peroxide and hydroxide with water। तो अभी तक हमने क्या देखा था कि लिथियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या देता है ना। फिर ये देखा मतलब फर्स्ट ग्रुप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। फिर उसके बाद मैंने मतलब लास्ट लेक्चर में क्या बताया कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और बेरियम ऑक्साइड ये सब क्या देंगे। अब हम लोग कहाँ आ जाते हैं कि लिथियम ऑक्साइड जो बना, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके जो लिथियम ऑक्साइड बना, अगर उसको हम फर्दर वाटर से रिएक्ट करा दें क्या मिलेगा। तो ऑक्साइड जो होता है वाटर से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, हाइड्रोक्साइड बना लेता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड। और पेरोक्साइड क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड प्लस पेरोक्साइड, ये मेटल का पेरोक्साइड है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। जो मेटल पेरोक्साइड होगा वो वाटर से रिएक्ट करके मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड देगा प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा। इसका मतलब LiO H2O के साथ रिएक्ट करके LiOH देगा सिंपली, Na2O2 क्या देगा, H2O के साथ रिएक्ट करके NaOH प्लस H2O2 और KO2 जो कि हमारा पोटेशियम ऑक्साइड है, जो कि सुपर ऑक्साइड है ना, ये ऑक्साइड नहीं, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है। पोटेशियम ऑक्साइड और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में फ़र्क समझिए बच्चों। अगर मैं पोटेशियम ऑक्साइड बोलता हूँ तो इसका मतलब K2O, और पोटेशियम सुपर ऑक्साइड बोलता हूँ तो KO2। देखिए K2O में माइनस चार्ज यहाँ पे है ऑक्सीजन पे, लेकिन KO2 पे -½ चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन इज -½ दोनों ऑक्सीजन का मिला करके +1 होगा, -1 होगा, तब जा करके यहाँ पे पोटेशियम पे +1 की ऑक्सीडेशन नंबर सेटिस्फाइड होगी, ठीक है ना बच्चों। चलिए, तो जब मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो क्या दे रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। जब मेटल पेरोक्साइड वाटर से रिएक्ट कर रहा है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड। और जब मेटल का सुपर ऑक्साइड जो है वो किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से, तो हाइड्रोक्साइड भी मिल रहा है, पेरोक्साइड भी मिल रहा है और ऑक्सीजन गैस भी मिल रही है। तो सिंपल बातें हो गई। अब चलिए इसको हम लोग रिएक्शंस को देख लेते हैं सही से, कैसे देता है, क्या देता है। देखिए ग्रुप 1 में कौन कौन से एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, ठीक है ना, वो तो मेटल है ही नहीं। फ्रेंशियम को छोड़ दीजिए, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लिथियम वाटर से रिएक्ट करेगा, अभी ऊपर देखें LiOH देगा, प्लस इसके अलावा वाटर को हमको क्या कर देना है, निकाल देना है। रिएक्शन ये नहीं है बच्चों, ये तो हमने सिंपल सी बात बताई कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड देते हैं। बाई प्रोडक्ट क्या है इसमें नहीं लिखा है, ठीक है ना, ये नहीं याद करना है आपको बेसिकली याद क्या करना है, ये याद करना है, ठीक है। ये तो ऐसे सिंपली बताया है कि मेटल ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड देगा, मेटल पेरोक्साइड वाटर से रिएक्ट करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड देगा, और मेटल का सुपर ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करके क्या देगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्लस मतलब ऑक्सीजन गैस एक्स्ट्रा देगा, ठीक है। अब इस रिएक्शन को आपको याद करना, इसी पैटर्न पे ये चलेगा। अब यहाँ पे कहीं हाइड्रोजन गैस हमने ऊपर नहीं लिखा था, लेकिन यहाँ सारे केस में जब मेटल वाटर से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, ठीक है ना। हम लोग 10th से ही ये पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। मेटल जो है क्या करता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ दीजिए, लिथियम पे है, लिथियम वाटर से रिएक्ट करेगा तो लिथियम हाइड्रोक्साइड तो देगा ही देगा, साथ ही साथ और क्या देगा, हाइड्रोजन गैस। इसी तरीके से सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड देगा प्लस H2 गैस देगा। और रुबिडियम जो है वाटर से रिएक्ट करके रुबिडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस देगा। सीजियम मतलब वाटर से रिएक्ट करके सीजियम हाइड्रोक्साइड देगा और H2 गैस देगा। ये कॉमन दिख रहा है आपको, बस क्या करना है, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH ये बनाना है और H2 गैस अलग से लगा देना है। बस ये वाला केस आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि जब मेटल पेरोक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस पेरोक्साइड हाइड्रोजन का मिलता है, और ये वाला केस याद रखेंगे, मतलब थोड़ा दिमाग में रखेंगे, ये आ जाएगा आप लोगों के समझ में, ठीक है ना। चलिए आगे जैसे जैसे यूज होगा वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वो सिंपल जो लाइंस होती हैं उसको माइंड में ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये जो हम लाइंस पढ़ने जा रहे हैं ये आप लोगों को दिमाग में एकदम फिट होनी चाहिए। व्हेनेवर हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इट इज़ अकम्पनीड बाई ब्लास्ट, इट इज़ वेरी हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब भी कहीं पे किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस क्या हो, रिलीज हो। जैसे इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोक्साइड बन रहा है और वाटर H2 मतलब हाइड्रोजन गैस क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। तो जिस भी रिएक्शन में H2 गैस रिलीज होगा, रिलीज होने का मतलब ठीक है ना, इवॉल्व होगा, तो वो क्या होगा, वो रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक होगी, बहुत ज़्यादा हीट इवॉल्व होगी, ठीक है ना। चलिए सेकंड पॉइंट क्या है, अल्कली मेटल्स ऑन रिएक्शन विथ मॉइस्चर। मतलब अल्कली मेटल्स क्या होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये मॉइस्चर, हमारे एयर में वाटर प्रेजेंट, वाटर वेपर, मॉइस्चर से रिएक्ट करके, है ना, देयर विल बी ब्लास्ट। अगर रिएक्शन करेंगे, हाँ अल्कली मेटल्स रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर से तो क्या होगा, ब्लास्ट होगा। सो टू अवॉइड दैट ब्लास्ट इट इज़ केप्ट इन केरोसिन।
अब हम लोग मान लीजिए ऐसे ही खोल के रख दिए तो एयर में वाटर वेपर है ना, मॉइस्चर है, उससे रिएक्ट कर लेगा और रिएक्ट करके ब्लास्ट करेगा। लैब में होगा तो लैब में पूरा लैब में तो बहुत तरीके से केमिकल्स होंगे, बहुत तरीके के, तो सब बर्बाद हो जाएगा बच्चों, है ना। इसलिए इसको कहाँ रखते हैं हम लोग, केरोसिन में डुबा के रखते हैं, ठीक है। किसको, अल्कली मेटल्स को, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को। उसमें से अभी आपको एक एग्जांपल मिलेगा, एक एक्सेप्शन मिलेगा, उसको हम लोग कर लेंगे, है ना। पहला पॉइंट क्या किए कि जब भी हाइड्रोजन गैस किसी रिएक्शन में इवॉल्व होती है तो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, मतलब हीट बहुत ज़्यादा निकलती है उसमें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या देखें कि अल्कली मेटल को हम कहाँ रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि ये एयर से रिएक्ट करके ब्लास्ट ना हो जाए, और ब्लास्ट होगा तो पूरे लैब में कहानी खत्म हो जाएगी। चलिए, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आर केप्ट इन केरोसिन। फ्रांसियम को आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है बच्चों, लिखा है तो दिमाग में रख लीजिए, लेकिन छोड़ भी सकते हैं। आर केप्ट इन केरोसिन, इन सबको कहाँ रखा जाता है, केरोसिन में। लेकिन लिथियम इज़ नॉट केप्ट इन केरोसिन, लिथियम को हम केरोसिन में नहीं रख सकते हैं। क्यों बच्चों, अगर आप सोचिए कि ग्रुप 1 का तो एलिमेंट लिथियम भी है, तो सबको आप केरोसिन में रख दे रहे हैं ताकि ब्लास्ट ना हो, लेकिन लिथियम को क्यों नहीं रख रहे हैं, उसका रीज़न आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट पॉज करके सोचिए, ठीक है। नहीं मिला जवाब तो इधर देखिए, बिकॉज लिथियम हैज़ लेसर डेंसिटी देन केरोसिन, ठीक है ना। सो लिथियम फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा लिथियम। अगर हमने केरोसिन पे रखा तो जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर रहता ना, तो लिथियम की डेंसिटी केरोसिन से कम होती है और ऊपर फ्लोट करने लगता है। अब ऊपर फ्लोट करेगा तो जिस भी कंटेनर या कहीं भी रखेंगे किसी भी बॉटल में, तो उसमें कुछ तो एयर प्रेजेंट होगी। अब उस एयर से वो रिएक्ट करेगा और ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट को अवॉइड करने के लिए हम लोग इसको कहाँ नहीं रखते हैं, केरोसिन में नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर लिथियम इज रैप्ड इन पैराफिन वैक्स, मतलब मोम में इसको क्या करते हैं, लपेट के रखते हैं, ठीक है बच्चों। मोम में क्या करेंगे, लपेट के रखेंगे, ठीक है। देयरफॉर लिथियम इज रैप्ड लपेटना इन पैराफिन वैक्स, मोम में, टू प्रोटेक्ट इट्स कॉन्टैक्ट विथ मॉइस्चर फ्रॉम एयर, ताकि लिथियम का जो कॉन्टैक्ट एयर से हो रहा है केरोसिन में रखने पे, इसकी कम डेंसिटी होने की वजह से वो ना हो। एयर होगा ही, जब आपने उसको पूरा पैराफिन वैक्स से रैप कर दिया तो अब उसके पास एयर नहीं जा सकती, मॉइस्चर नहीं जा सकता और ब्लास्ट नहीं होगा। अब देख लेते हैं रिएक्शन विद वाटर किसका, अभी तो फर्स्ट ग्रुप का देख रहे थे, अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड ग्रुप का, ठीक है। ग्रुप 1 में कौन था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ग्रुप 2 में कौन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अभी तक इसका हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन देख रहे थे, ठीक है ना। अब हम लोग किससे देखेंगे, वाटर से। अच्छा, बेरिलियम ऑक्साइड का हम लोग एसिड से भी देखे थे, बेस से भी देखे थे, मैग्नीशियम, इन सबों का मतलब एसिड से रिएक्शन हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। अभी तक वाटर से नहीं देखे हैं सेकंड ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का देख चुके हैं क्या होता है वाटर से रिएक्ट करके। तो हम जानते हैं कि बेरिलियम क्या होता है, रिएक्ट ही नहीं करता है वाटर से। मैग्नीशियम करता भी है तो हॉट वाटर से करता है। बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम अगर कोल्ड वाटर भी है, नॉर्मल वाटर भी है तो भी रिएक्ट कर लेंगे। बात समझ में आ रहा है। आप कहें बेरिलियम को रिएक्ट कराने, इवन आपने बहुत हाई टेम्परेचर पे वाटर को रख दिया तो भी ये रिएक्शन नहीं करेगा। मैग्नीशियम को थोड़ा सा गर्म किया तो ये रिएक्ट कर लेगा वाटर से। बाकी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम नॉर्मल वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे। ये दिमाग में रखिए, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, ठीक है ना। अब यहाँ आ जाइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कॉपर, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। जब ये वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमने बताया इसका बेरिलियम का तो रिएक्शन ही नहीं होता वाटर से। ये किससे रिएक्ट कर रहा था, जब एम्फोटेरिक था तो एसिड और बेस से कर रहा था। बेरिलियम का ऑक्साइड, बेरिलियम नहीं एम्फोटेरिक है, बेरिलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है बच्चों। बेरिलियम वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, हॉट वाटर पे भी नहीं करेगा। मैग्नीशियम हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। अच्छा, ये कैसे बना बच्चों, ये कैसे बना, देखिए Mg प्लस H2, यही है ना, क्या दे रहा है, MgOH का होल ट्वाइस प्लस, और क्या देगा हमको साथ ही साथ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। हमने बताया है कि मेटल जब भी वाटर से रिएक्ट करता है क्या देता है, एक तो प्रोडक्ट बनाएगा, दूसरा हाइड्रोजन गैस क्या करेगा, लिबरेट करेगा। चलिए, ये इसने 2 OH, जो OH यहाँ पे दिख रहा है, OH होल ट्वाइस, ये क्यों बना, तो हम जानते हैं बच्चों कि मैग्नीशियम क्या होता है, डाइवेलेंट होता है, यानी कि जब ये वाटर में जाएगा तो Mg2+ के फॉर्म में टूट जाएगा, और ये किस फॉर्म में टूटेगा, H+, यानी 2 H+ होंगे और 1 H+ होगा, और OH-। वाटर किस में टूटता है, H+ और OH-। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड होंगे ना वाटर के और मैग्नीशियम के, एक तो एलिमेंट है नहीं, एक कोई कंपाउंड यहाँ पे है नहीं, बहुत सारे होंगे। तो बहुत सारे H+, बहुत सारे OH- और बहुत सारे
Mg2+ होंगे। साथ ही साथ और क्या होगा बच्चों, Mg+ ने जो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा है वो भी होगा रिएक्शन में, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सर MgOH का होल ट्वाइस यहाँ कैसे हो गया। तो देखिए यहाँ पे 2 इसकी वैलेंसी है, इसकी 1 है, यानी इसके साथ हाइड्रोक्साइड को 2 आना पड़ेगा, 2 हाइड्रोक्साइड आएगा तब इसकी जो है +2 चार्ज क्या होगा, न्यूट्रलाइज होगा। बात समझ में आया बच्चों। बाकी जो है हमको हाइड्रोजन गैस कैसे मिला अभी हम समझाए हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो यहाँ पे कई हाइड्रोजन निकलेंगे, एक तो रहेगा नहीं, तो एक हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो फ्री रेडिकल H की फॉर्मेशन करेगा, दूसरा हाइड्रोजन फिर लेगा 1 इलेक्ट्रॉन, फिर फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल के बीच में क्या हो जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए कुछ सरफेस चाहिए रहता है, तो हम लोग आगे अभी चलेंगे तो ये सब चीज़ें समझ में आएगा कि कैसे रिएक्शन हो जाती है आखिर, ठीक है। ये तो मैकेनिज्म थोड़ा सा समझा दिया आप लोगों को। बेरिलियम कोई रिएक्शन नहीं करेगा वाटर के साथ। मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस देगा, और कैल्शियम H2O के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देगा। अब देखिए कॉमन हो गया सारा, ये तो रिएक्ट करेगा नहीं, MgOH होल ट्वाइस प्लस ऑक्सीजन गैस, CaOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, स्ट्रोंशियम SrOH का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस, BaH2O के साथ रिएक्ट करके BaOH का होल ट्वाइस प्लस H2 गैस, सब कॉमन है। एक बार में आपने एक याद किया, बाकी सारे ग्रुप एलिमेंट आपको याद हैं, आपने सीधे सीधे सिंपली एक पैटर्न को ध्यान में रखा और सबका सब आपको याद हो गया, ठीक है बच्चों। ये रिएक्शंस आप लोगों को याद करनी है। अब एक चीज़ मुझे ये बताना है कि बच्चों आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ लिथियम 1 है, या हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 3 कैसे आ गया, ऑक्सीजन 1 है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि द समेशन ऑफ मासेज ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द समेशन ऑफ मासेज ऑफ प्रोडक्ट, या समेशन ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द समेशन ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब जितने रिएक्टेंट साइड में एटम्स हैं किसी एलिमेंट के, उतने ही प्रोडक्ट साइड में होने चाहिए। तो यहाँ पे डिफर क्यों हो जा रहा है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिख रहा है। तो बच्चों मैंने इसको बैलेंस नहीं किया है अभी के लिए, फिलहाल हिट एंड ट्रायल से, ये आपका काम है, लेकिन मैं एक करके बता दे रहा हूँ। देखिए क्या था, लिथियम किससे रिएक्ट कर रहा था, H2O से, क्या दे रहा था, लिथियम हाइड्रोक्साइड दे रहा था प्लस H2 दे रहा था। ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब क्या करिए बच्चों कि यहाँ पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, 3 हाइड्रोजन दिख रहा है ना, तो इसको क्या करिए आप 4 बना लीजिए। 4 कैसे बनेगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से बनेगा नहीं, यहाँ सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। LiOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी पे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हो गया और हाइड्रोजन 2 हो गया, 4 हो गया ना टोटल मिला के। इसका मतलब यहाँ भी हाइड्रोजन 4 होने चाहिए, तो 2 हाइड्रोजन दिख रहा है, तो यहाँ पे 2 से आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए, अब बैलेंस करिए आप लिथियम को, लिथियम 2 दिख रहा है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन अपने आप बैलेंस हो जाएगा, चेक कर लीजिए। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4, 2 2 4, मतलब 4 इधर हाइड्रोजन, 4 इधर हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 लिथियम इधर, 2 लिथियम इधर। इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं बच्चों। अब देखिए रिएक्शन इस तरीके से होती है, यानी कि 2 मोल लिथियम 2 मोल वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 मोल लिथियम हाइड्रोक्साइड देता है प्लस 1 मोल हाइड्रोजन गैस देता है। हम कभी भी एक की बात नहीं करते, 1 मोल की, 2 मोल की, इस तरीके से बात करते हैं। 1 मोल में कितना एटम्स या मॉलिक्यूल आता है, 6.022 इंटू 10⁻23 आता है, इतने पार्टिकल्स होते हैं। और इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, मोल कॉन्सेप्ट में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। अब इसको भी आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, सिंपली वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ से 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ, सेम यहाँ भी होगा, 2 2 2 कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, 2 2 2। सिंपल पैटर्न है, एक चीज़ आप समझ लीजिए और सब बाकी का आप लोगों को याद हो जाता है। बाकी ये रिएक्शन आप लोग समझ लिए होंगे कि बेरिलियम रिएक्शन करेगा नहीं वाटर से, मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस देगा, बाकी सब ऐसे हाइड्रोक्साइड और H2 गैस देंगे, ठीक है। पैटर्न दिख रहा है बच्चों, कोई रटाफिकेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पैटर्न देखिए और अपने दिमाग में स्ट्राइक करिए इस चीज़ों को। चलिए अब हम लोग देखते हैं सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। तो बच्चों हम पहले सबसे आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ये आपके 11th से कोई मतलब नहीं खास, लेकिन आपकी बढ़िया अंडरस्टैंडिंग के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। तो हम किसी चीज़ को अगर वाटर में डालते हैं जनरली, जैसे नमक डाल दिए, चीनी डाल दिए, है ना, वाटर सॉल्ट डाल दिए, शुगर डाल दिए, कुछ भी मतलब जैसे डालते हैं जनरली घुल जाता है ना, डिज़ोल्व हो जाता है। क्यों घुल जाता है भाई, तो उसका रीज़न आप लोगों को मैं 2 मिनट का 5 मिनट का जो भी लगे समझ लीजिए। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होता है
मान लीजिए किसी बीकर में हमने डाला पानी, पानी क्या है, एज ए सॉल्वेंट काम कर रहा है। सॉल्वेंट का ही हो सकता है, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है ना, कुछ भी सॉल्वेंट हो सकता है। जो ग्रेटर अमाउंट में होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा क्या है, H2O। तो H2O के 1-2 मॉलिक्यूल तो होंगे नहीं, लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे, बहुत सारे होंगे। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। वाटर का स्ट्रक्चर आप देखने जाएंगे तो कुछ ऐसा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड से बना होगा, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की, हाइड्रोजन की कम होती है। तो इससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अपनी तरफ क्या करेगा, ऑक्सीजन खींच लेगा, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यानी कुछ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। डेंसिटी को अपने पर इलेक्ट्रॉन पूरा लेगा नहीं, ये शेयरिंग पेयर हो, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को पूरी तरीके से नहीं खींचेगा, हल्का सा अपनी तरफ ड्रैग कर लेगा, उसकी वजह से पार्शियल नेगेटिव, थोड़ा सा नेगेटिव आ गया। उसके केस पे क्या आ गया, थोड़ा सा पॉजिटिव, इस पर भी क्या आ गया, थोड़ा पॉजिटिव आ गया। लेकिन ये नेगेटिव का मैग्नीट्यूड इन दोनों के बराबर है लगभग। तो आप क्या करिए, इसको इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन वाली साइड है और ये हाइड्रोजन वाली साइड है। बच्चों समझ में आया क्या हुआ, एक नेगेटिव पोल और एक पॉजिटिव पोल जनरेट हो गए वाटर में, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, डाईपोलर है ये, 2 पोल है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होती है, 80 होता है, ठीक है ना। अभी इसको मैं समझाता हूँ, केस समझ लीजिए कि वो NaCl कैसे डिज़ोल्व हो गया। मान लीजिए हमने नमक लिया, नमक को इसमें डाला, ये किस में टूटेगा, Na+ और Cl- में, हम जानते हैं, ठीक है ना। तो ये क्यों टूट गया बच्चों, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा था, ठीक है ना। जनरली आप नमक को अगर हीट करेंगे और मेल्ट करना चाहेंगे तो बहुत टेम्परेचर लेता है, लेकिन वाटर क्या करता है, मान लीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट होता है, तो वाटर क्या करता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, तो 80 टाइम उसके टेम्परेचर को रिड्यूस कर देता है। जो 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे होना चाहिए था वो 3 डिग्री 4 डिग्री पे हो जाता है, आपके रूम टेम्परेचर पे ये डिज़ोल्व हो जाता है। बात समझ में आई, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने का मतलब। और ये क्या करता है, देखिए कैसे होता है डिसोल्यूशन, होता कैसे। जब NaCl था तो समझिए आप, इसके पास पॉजिटिव होता है, इसके पास नेगेटिव होता है ना। Na+ और Cl- के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कुछ। नेगेटिव पोल वाटर का किससे जुड़ेगा, Na+ से। Na+ को चारों तरफ से क्या करेगा, नेगेटिव पोल वाटर का सराउंड कर लेगा, है ना। नेगेटिव 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 चारों तरफ से Na+ को क्या कर लेगा, और पॉजिटिव इस तरफ से बना रह जाएगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, और Cl- को क्या करेगा, वाटर का पॉजिटिव पोल क्या करेगा, चारों तरफ से सराउंड कर लेगा, ठीक है। क्यों सराउंड कर लेगा, ताकि इसका चार्ज जो है वाटर में न्यूट्रलाइज रहे। और इसी को हम क्या लिख देते हैं, Na+ एक्वस, और इसको क्या लिख देते हैं, Cl- एक्वस। बात समझ में आई बच्चों। इस तरीके से डिसोल्यूशन होता है। वाटर जो है क्यों डिसॉल्व कर लेता है, क्योंकि इस तरीके से वाटर जो है इसके सारे मॉलिक्यूल को क्या करने लगता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इसको सराउंड कर लेंगे, और वाटर के जो पॉजिटिव पोल रहेंगे वो उसको सराउंड कर लेंगे, है ना। बात समझ में आई। तो ये दोनों अलग हो जाते हैं, इनको हाइड्रेशन एनर्जी मिल जाती है। बेसिकली ये चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। डिसोल्यूशन समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा वाटर का होता है, ठीक है ना। इसका ज़्यादा होने का मतलब जिस भी टेम्परेचर पे कोई चीज़ मेल्ट होती होगी, अगर वो इसमें डिज़ोल्व होता है तो वो 80 टाइम लेस टेम्परेचर पर डिज़ोल्व हो जाएगा। इसीलिए जब हम चीनी को गर्म करेंगे, आप घर पे करके देखिए, या नमक को गर्म करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लेता है गर्म होने में, लेकिन जैसे ही उसको पानी में डालते हैं तुरंत फट से डिज़ोल्व हो जाता है। बात समझ में आई बच्चों। वो किस वजह से होता है डिज़ोल्व, क्योंकि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। डाईपोल बनाता है ना, 2 पोल, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इसको डाईपोलर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसको समझने में आसानी होगी हमको। सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। एक चीज़ और जान लीजिए बच्चों, लिक्विड अमोनिया क्या होता है। लिक्विड अमोनिया कुछ नहीं है, बस ऐसे समझिए। NH3 होता है अमोनिया मेरा, ठीक है बच्चों। ये किससे रिएक्ट करेगा, H2O से। पानी में डालते ही मान लीजिए NH3 है, इसके पास लोन पेयर है, प्लस H2O। H2O के पास क्या होता है बच्चों, ये खुद भी टूटता है H+ और OH- में, ठीक है। बात समझ में आ रही है, किस में टूटेगा, H+ और OH-। अब हम जानते हैं कि एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है,
कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, ये सब समझाएंगे बच्चों, अगर नहीं आता तो घबराइए नहीं, केमिकल बॉन्डिंग आने दीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, जिसमें एक ही स्पीसीज अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगी, दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो NH3 के पास लोन पेयर जो है, तो ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, ये इसको दे देगा, है ना, यानी कि H+ जो है अब इसको ले लिया, तो फाइनली क्या बना, NH4+, यानी ये प्लस इस पे चला जाएगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, NH4+ बना। अब देखिए सोल्यूशन में क्या बचा है, OH- और ये NH4+, तो ये क्या बन जाएगा, NH4OH। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। अमोनिया को वाटर में डालने से क्या बन जाता है, NH4OH, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लिक्विड अमोनिया बोलते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया हम लोग को देखना है, किसकी सॉल्युबिलिटी, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, मैंने अच्छे से समझाया आपको। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, ऑल अल्कली क्या देखना है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो एलिमेंट है। ऑल अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर सॉल्युबल इन लिक्विड। देखिए हर चीज़ में घुल जाए जरूरी तो है नहीं, हम नमक और चीनी पानी में डालते हैं घुल जाता है, लेकिन सैंड को डालिए वो नहीं घुलेगा, कुछ चीज़ें नहीं घुलती हैं, ठीक है ना। तो अल्कली और अल्कलाइन जो अर्थ मेटल्स हैं वो क्या हैं, सभी के सभी जितने भी हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, फ्रांसियम, मैग्नीशियम, कुछ भी हो, है ना, बेरियम, कुछ भी हो, वो सब के सब क्या होंगे, लिक्विड अमोनिया में डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, लिक्विड अमोनिया लिखने का मतलब समझ गया, NH4OH की बात कर रहे हैं यहाँ, लिक्विड अमोनिया लिख देने का मतलब NH4OH। अमोनिया में क्या होता है, लोन पेयर होता है, ये ध्यान रखिए, ये सब अच्छे से केमिकल बॉन्डिंग में समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑल अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विथ मतलब सॉल्युबल इन लिक्विड अमोनिया फॉर्मिंग अ डीप ब्लू कलर सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन देते हैं, डीप ब्लू, गाढ़ा नीले कलर का सोल्यूशन देते हैं। कौन देता है, जब भी हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के मेटल्स को लिक्विड अमोनिया में डिज़ोल्व करेंगे, तो डिज़ोल्व होने के बाद उस सोल्यूशन का कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू। दिस ब्लू कलर इज ड्यू टू सॉल्वेटेड अमोनियम आयन। ये कलर जो आता है वो क्यों आता है, ठीक है, देखिए उसको। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने ग्रुप 1 का एलिमेंट उठाया सोडियम, लिक्विड अमोनियम डाल दिया, तो सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसकी लूज करने की टेंडेंसी है, यानी प्लस बनाएगा, और इसको चारों तरफ से कौन घेर लेगा, अमोनिया। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है ना, तो अपने लोन पेयर से इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा, चारों तरफ से घेर लेगा। बात समझ में आया। और इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेटेड अमोनियम, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सोडियम आयन, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सोडियम आयन। सॉल्वेटेड मतलब ये घुल गया, अमोनिएटेड मतलब अमोनिया से घुला है, और सोडियम आयन तो है ही है। ठीक है, आयन मतलब कटायन, सोडियम प्लस चार्ज बनाता ना, इसके कटायन। मान लीजिए मैग्नीशियम, ग्रुप 2 का एलिमेंट हमने डाला, ठीक है, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन देकर के Mg2+ बनाता है। तो Mg2+ को ये सारे के सारे अमोनिया चारों तरफ से क्या करेंगे, घेर लेंगे। अब क्योंकि अमोनिया के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, ठीक है ना, यानी कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट आप समझिए बच्चों, ठीक है ना। या नहीं समझना है तो सिंपली समझिए कि सोडियम डाला और चारों तरफ से अमोनिया ने घेर लिया, मैग्नीशियम डाला चारों तरफ से अमोनिया ने घेर लिया, तो इसको सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सोडियम आयन बोलेंगे, इसको सॉल्वेटेड अमोनिएटेड मैग्नीशियम आयन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ जाए, वो सब छोड़ दीजिए कॉन्सेप्ट, ये Na+ है, ये Mg2+ है, ये सब यहाँ का कोई मतलब नहीं है। इसको बस ये समझिए कि सोडियम मेटल को चारों तरफ से अमोनिया ने घेर लिया, मैग्नीशियम को चारों तरफ से अमोनिया ने घेर लिया, इसको सॉल्वेटेड अमोनियम, सॉल्वेटेड अमोनिएटेड सोडियम आयन बोलेंगे, इसको सॉल्वेटेड अमोनिएटेड मैग्नीशियम आयन बोलेंगे, बस इतनी सी बात है। अमोनिएटेड आयन हैज़ ब्लू कलर। अब अमोनिएटेड आयन का कैसा कलर होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। व्हेन वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया, अगर हम लिक्विड अमोनिया को और बढ़ा दें, द कलर ऑफ सोल्यूशन बिकम्स ब्रॉन्ज। ब्लू से कैसा बन जाता है, ब्रॉन्ज बन जाता है। यानी कि हमने कुछ सोल्यूशन बनाया ना, कुछ लिक्विड लिया था, लिक्विड अमोनिया, उसमें सोडियम को डाल दिया, सोडियम को डालते ही वो कलर कैसा दिखा रहा है, ब्लू। और हमने लिक्विड अमोनिया डाला और डाला और डाला, यानी कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, डीप ब्लू से ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा। अब इसको आप लोग आगे, फिलहाल के लिए नहीं, आगे सीखेंगे कि क्यों होता है, उसका थोड़ा सा मैं ग्लिम्स दे दे रहा हूँ, है ना। ब्लू कलर सोल्यूशन क्या हो जाता है, क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। जो लेस अमाउंट में जब हमारे पास क्या था, लिक्विड अमोनिया,
तो ब्लू कलर का सोल्यूशन दे रहा था, तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। और ब्रॉन्ज कलर वाला सोल्यूशन क्या होता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक मतलब क्या है, अट्रैक्ट या रिपेल होगा मैग्नेटिक फील्ड में, डायमैग्नेटिक मतलब नहीं होगा, है ना। इस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो हम लोग एक कॉन्सेप्ट है वो पेयरिंग वगैरह कैसे होती है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बहुत अच्छे से समझाया जाता है 12th केमिस्ट्री में। तो अभी के लिए आप लोग इतना परेशान नहीं होंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल थोड़ा सा जान लीजिए। लिक्विड अमोनिया का कंसंट्रेशन जैसे इंक्रीज करेंगे, इट हैज़ लोन पेयर, इसके पास लोन पेयर होता है, एंड इट इज़ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब लिगेंड वगैरह क्या होते हैं मैं इसीलिए नहीं बोलना चाह रहा था। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ेंगे 12th में जा करके, तो उसमें देखेंगे कुछ आयनाइजेशन स्फीयर होता है, कुछ कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही कुछ कटायन होते हैं, और उसके साथ क्या लगा रहता है, लिगेंड्स लगे रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग 12th में इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये क्या करता है, जो अगर इंक्रीज़ कर दें अमोनिया का कंसंट्रेशन, तो कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको पेयरिंग कर देता है। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं। तो अनपेयर्ड था तो पैरामैग्नेटिक था, ब्लू कलर दे रहा था, पेयर्ड हो गया तो डायमैग्नेटिक हो गया, ब्रॉन्ज कलर दे रहा है। बस इतना आप लोग को एक्स्ट्रा बता दिए हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, इतना याद करिए बहुत है, ठीक है। ब्लू से कैसा बन गया, जब हमने कंसंट्रेशन बढ़ाया कैसा बन गया, ब्रॉन्ज, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आ जाते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं नाइट्रोजन के साथ। या बच्चों इसको मैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में कवर कराऊंगा, ठीक है। डेली लेक्चर मेरे आ ही रहे हैं बच्चों, थोड़ा सा नया जो भी टॉपिक हो नए तरीके से स्टार्ट करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच में मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ, ऐसा नहीं हो कि 15 मिनट पढ़ाया और 15 मिनट का कॉन्सेप्ट रह गया, तो वो चीज़ ठीक नहीं होता है, ठीक है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके से इस पैटर्न पे नोट्स आप लोगों को दूँ कि 40-45 मिनट्स में जा कर के आपका कम से कम 2 तरह के टॉपिक्स आपके कवर हो जाए, ठीक है। अब हम लोग रिएक्शंस विथ नाइट्रोजन जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के, ये नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, कल आपको मिल जाएगा वो भी, ठीक है बच्चों। पढ़ाई करते रहिए, धन्यवाद।